differences between cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. क्या अंतर है? पहला पॉइंट, साइक्लिक में केवल एटीपी बन रहे हैं, नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों प्रोड्यूस हुए हैं। साइक्लिक में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, रिलीज नहीं होती, नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्व। नॉन साइक्लिक में दोनों देखे गए हैं, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट, दे आर रिक्वायर्ड। नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड in cyclic photophosphorylation, but in non-cyclic, water gives electrons as replacement. स्ट्रोमा लैमेले में होता है ये, और ये कहाँ होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है, नॉन साइक्लिक। द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। ऑक्सीजन कहाँ जनरेट हो रही है? यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं निकलती फोटोसिस्टम फर्स्ट में, ना ही वाटर का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे वाटर ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन बनती है। इलेक्ट्रॉन सोर्स एक्सटर्नल, कहीं बाहर से क्या इनको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? फोटोसिस्टम फर्स्ट को देखिए, नहीं, इसका कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन फोटोसिस्टम सेकेंड को बाहर से कहीं से मिलता है इलेक्ट्रॉन अलग से, दैट इज़ फ्रॉम वाटर ब्रेकडाउन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो जब भी एटीपी बनता है सेल के अंदर तो वो कहलाता है कौन सा रिएक्शन? फॉस्फोरिलेशन कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एंड जब एटीपी सनलाइट की प्रेजेंस में बने तो वो क्या कहलाता है? फोटो फॉस्फोरिलेशन कहलाता है वो रिएक्शन। ये पाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये सब होता हुआ, और क्लोरोप्लास्ट में भी ये सब हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी HIN का ग्रेडियंट सेटअप होता है, जैसे कि इसमें हुआ, ताकि एटीपी बन सके। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि सन की रेज आती हैं, फोटोन फॉल्स ऑन द फोटोसिस्टम सेकेंड, that is P680. P680 will lose an electron pair. This electron pair will be accepted by the primary electron acceptor, and from here it will go downhill. The two electrons will go downhill and they will reach this electron transport system, electron transport chain made of 3 different proteins, but here we have written only one, cytochrome, just for simplicity. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम यानी एक प्रोटीन में पहुंच चुके हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, साइटोक्रोम को बोलते हैं। ऐसे 3 पड़े होते हैं, पर हमने यहाँ पे एक ही लिखा है फॉर सिंप्लिसिटी। आप भी एक भी लिख सकते हो, नॉट वेरी नेसेसरी टू राइट ऑल द 3। और अगर आपको ये तीनों ही नहीं लिखने और आपको नाम भूल जाते हैं तो आप खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिख सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। अब ये नीचे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो हायर एनर्जी से नीचे को जा रहा है, लोअर एनर्जी में डाउन हिल जा रहा है। ऐसे में ये एनर्जी लूज़ करेगा अपनी, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने के काम आएगी, ताकि एटीपी सिंथेसाइज हो सके, बन सके। दिस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be utilized for joining of adenosine diphosphate with inorganic phosphate to form the adenosine triphosphate molecule, energy check of the cell. यहीं पे बना था साइटोक्रोम के, यहाँ पे एटीपी बन जाता है भाई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आ गए और फोटोसिस्टम फर्स्ट में घुस गए। यहाँ से P700 यानी रिएक्शन सेंटर ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जो कि एक्साइटेड हो गए, NADP तक पहुंच गए और
कैसे पहुँचे? थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगेन, बीच में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगी और NADP तक पहुँच गए। NADP कन्वर्ट हो गया NADPH में प्लस H+ में कन्वर्ट हो गया। इसको NADPH2 भी लिख देते हैं कई किताबों में, वन एंड द सेम थिंग। कैन यू सी दिस Z शेप बीइंग मेड? थोड़ी टेढ़ी सी Z शेप बन रही है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते थे? Z स्कीम। ये मैंने सब आपको याद दिला दिया, लेकिन इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ATP बन रहा है, इस सब में ATP बना है, लेकिन ATP बनना इतना आसान नहीं है। इट इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स reaction how the ATP is actually generated, and it is always associated with hydrogen ion gradient. कुछ हाइड्रोजन आयंस का डिफरेंस क्रिएट होता है जिससे ATP बनता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं और प्रोसीजर होता है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बोल देते हैं या हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें ये क्लियरली समझाया गया है भाई होता क्या है ATP का, बनता कैसे है ATP, यानी कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स अकरिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ये कौन समझाता है हमें? हाँ, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ये दिए जा रहा है पेयर्स जो खपते जा रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, और NADP को दिए जा रहे हैं, आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। तो इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन्स की तो कमी हो जाएगी, इट विल बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स सो मेनी ऑफ देम। इसकी भरपाई कौन करता है? व्हाट विल रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन्स? यस, वाटर। वाटर मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन हेयर, दैट इज़ द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। इस एरिया में, इस वेन्यू में वाटर टूटेगा मॉलिक्यूल, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 3 थिंग्स। 2 प्रोटॉन्स यानी कि 2H+ विल बी फॉर्म्ड बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, यानी यू कैन से सिंगल O एटम, नेसेंट ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड। नाउ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ये जो पेयर पैदा हुआ है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, दिस विल रिप्लेस द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड। ये इसको प्रोवाइड कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स वाटर। हमें याद रखना है कि इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ रिलीज़ हुई है? इस ल्यूमन में, यानी कैविटी में रिलीज़ हुई है ऑक्सीजन। कोई पूछे तो भाई कहाँ रिलीज़ होती है ऑक्सीजन, वेन्यू बताओ, तो it is the lumen, the cavity of the thylakoid membrane, where O2 will be produced and released, and it will be diffused out to the outside. PS फर्स्ट ने भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ा था, आपको याद होगा, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो फाइनली कहाँ दिया जाता है? NADP के साथ जुड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स will join with the NADP lying here in the matrix, that is the stroma. ये जो हरी हरी मैंने बनाई है, ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ग्रीन कलर्ड जो दिखाई है। और अगर इसको माने तो ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी इसकी, ऐसे सपोज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये आउटर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है तो आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली साइड क्या कहलाएगी? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन कह दो इसको, ठीक है। ऐसे इनको डिमार्केट कर देते हैं 2 हिस्सों में, 2 रीजन्स में, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, ऐसे कह रहे हैं हम इनको, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन में हमें याद रखना है कि एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स पड़ा होता है। कैन यू सी दिस? दिस इज़ द वाटर ब्रेकिंग, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ फोटोलिसिस होगा वाटर का, वाटर टूटेगा। ये वो एरिया है जो कि यानी कि कहाँ पड़ा हुआ है? इनर मेम्ब्रेन में, सेकंड वाली मेम्ब्रेन में, इनर वाली मेम्ब्रेन में मिलेगा।
वी हैव टू रिमेंबर दिस। और इसी प्रकार आउटर मेम्ब्रेन में एक जगह यहाँ पड़ा है NADP reductase enzyme. This is found at this venue, that is the outer क्या membrane of the thylakoid. NADP reductase क्या है? Enzyme which will reduce the NADP. The chemiosmotic hypothesis or theory that explains ATP formation in details during the light reaction. P680 यहाँ पे यानी फोटोसिस्टम सेकंड सनलाइट से एनर्जी लेता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर चलता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स विच रीच द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लो। और साइटोक्रोम भी होता है इसमें, वन ऑफ द पिगमेंट्स, 3 पिगमेंट्स होते हैं लेकिन हम खाली साइटोक्रोम लिख रहे हैं मान लो। जब ये यहाँ पहुँचता है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि डाउनहिल जा रहा है, नीचे को जा रहा है, देखिए ऐसे में ये एनर्जी लूज़ करेगा अपनी, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जा रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो जब साइटोक्रोम तक पहुँचता है और एनर्जी छोड़ता है अपनी, ऐसे में साइटोक्रोम उस एनर्जी को यूज़ कर लेता है। किसकी? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करके साइटोक्रोम 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से यानी कि स्ट्रोमा से अंदर ले लेता है और उनको पास करवाता है अंदर की तरफ, यानी कि ल्यूमन तक ले आता है। किसके ल्यूमन? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसके ल्यूमन तक, अंदर तक, कैविटी तक ले आता है। इस ल्यूमन, इस कैविटी में अब बहुत सारे H आयंस आ चुके हैं इस लिक्विड में। lot many protons have accumulated, have got concentrated here in this liquid, that is the lumen. How so and why so? ये ऐसे कि, can you see this process occurring? Yes, hydrogen ions are being put into the lumen with the help of electron transport chain, that is the cytochrome is helping in the transport of protons here. ये देखिए, उसके अलावा वाटर जो स्प्लिट हुआ है और हाइड्रोजन आयंस बने हैं, वो कहाँ पे हैं? वो भी यहीं विराजमान है सारे हाइड्रोजन आयंस। तो 2 सोर्सेज हैं, ये देखो, एक ये सोर्स और एक ये सोर्स। किसका? हाइड्रोजन आयंस का, प्रोटॉन्स का, जो दिख रहा है क्लियरली, जिनके कारण हाइड्रोजन आयंस, प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ल्यूमन में, एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा, द लिक्विड पार्ट आउटसाइड। तो बाहर बड़े कम है H आयंस, अंदर बहुत ज़्यादा है H आयंस। तो नेचुरली क्या होगा, टेंडेंसी क्या होती है? ऑलवेज देयर विल बी मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो H आयंस मूव करना चाहेंगे टू द आउटसाइड, इट इज़ द टेंडेंसी टू मूव। लेकिन क्या मेम्ब्रेन में कहीं से भी कर लेंगे एंट्री या एग्जिट, जो कहते हैं H आयंस कर लेंगे एग्जिट? नहीं, इनका एक निश्चित, एक सेट पाथ ही है, उस पाथ के बिना ये कहीं और नहीं जा सकते। इसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा H आयंस को, हाइड्रोजन आयंस को, प्रोटॉन्स को। कौन सा? ये वाला पाथ जो यहाँ मैंने बना रखा है। ये एक H आयन है, एग्जाम्पल बताया, ये H आयन है। तो 2 H आयंस चल रहे हैं, प्रोटॉन पेयर चलना शुरू हुआ। ये देख रहे हैं आप, पिंक कलर का पार्टिकल ये रखा हुआ है, ये एक प्रोटीन है, दिस इज़ F0 प्रोटीन। और ये कहाँ है? एम्बेडेड है ना अंदर, सेल मेम्ब्रेन में साफ दिख रहा है, अंदर घुसा हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड प्रोटीन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन? एम्बेडेड। या फिर आप इसको बोल लो इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, अंदर है, हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का, या इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, F0 की बात हो रही है, ये पिंक कलर का। अब
एच आयंस चले 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 ये दोनों पेयर और इसके अंदर घुस गए विद लॉट ऑफ एनर्जी। और F0 ने क्या किया, F0 एक प्रोटीन है जिसने यहाँ पे इनको लिया और फ्लिप ओवर कर गया, मतलब वो घूम गया। F0 फ्लिप ओवर करके घूम कर इसने यहाँ तक पहुँचा दिया एच आयंस को के पेयर को। अब एच आयंस के पेयर को ये नीले वाले में से भी गुजरना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं F1 पार्टिकल या F1 प्रोटीन। इनमें से अब गुजरेंगे ये एच आयन के पेयर, प्रोटॉन्स के पेयर। और जैसे ही ये यहाँ से गुजरेगा तो एनर्जी विल बी डिसिपेटेड गिवन आउट बाय द एच आयंस, क्योंकि हायर से एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहे हैं, the H ions will tend to lose energy while traveling in this blue colored F1 प्रोटीन, यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये एम्बेडेड नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक है और पेरिफेरल कह लो आप इसको। F1 ये किसकी तरह एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज एन ATPase। इट इज एक्टिंग एज F1 इज एक्टिंग एज एन एंजाइम, दैट इज ATPase एंजाइम, जो ATP को सिंथेसाइज करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो वही करता है, F1 का यही काम है, ATP को सिंथेसाइज करना। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एच आयंस, छोड़ेंगे मतलब अपनी एनर्जी यहाँ पे, उस एनर्जी को F1 यूटिलाइज कर लेगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पास पास लाने में और जॉइन कराने में, जोड़ने में। दिस एनर्जी विल बी यूज्ड by the F1 particle to join ADP with inorganic phosphate, resulting in ATP production। इस सारी एक्सरसाइज का केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का क्या महत्व था? हम यही तो बात कर रहे थे भाई, ATP अल्टीमेटली बनता कैसे है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स, और वो हमने कर लिया है। फाइनली ATP बन चुका है, जो कि कहाँ बना है, व्हाट इज़ द साइट, द मैट्रिक्स, द स्ट्रोमा इज दैट, हाँ, ATP का साइट। अब ये एच आयंस देखो जा रहे हैं, ये एच आयंस का पेयर चला, इसका भी तो कुछ होगा, ये जो बाहर निकला है F1 में से, ये चलेगा और ये NADP के साथ जुड़ जाएगा, एच आयंस का पेयर, ठीक है भाई, और NADPH यानी रिड्यूसिंग पावर बना देगा विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम। यानी कि ये प्रोटॉन्स काम आ जाएंगे, ये जो बाहर निकले हैं ना प्रोटॉन्स, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन्स बाहर निकले हैं वो अल्टीमेटली NADP के साथ जुड़ता है, और NADP के साथ इलेक्ट्रॉन तो जुड़ ही चुका है, ये देखो आप, इलेक्ट्रॉन का पेयर, इस सब से बनता है फाइनली NADPH बन जाता है, या जिसको कई किताबों में NADPH2 भी लिखते हैं, वो बन जाएगा। यानी कि बाहर यानी स्ट्रोमा में NADPH भी बन चुका है और ATP भी बन चुके हैं। किसका प्रोडक्ट माना जाता है, लाइट रिएक्शन का। तो क्या केवल नॉन साइक्लिक में ही एच आयंस ग्रेडियंट पर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है ATP का फॉर्मेशन, या साइक्लिक वाले में भी यही सब है? हाँ, साइक्लिक वाले में भी सेम कहानी है, यानी एच आयन की gradient, concentration gradient will lead to the formation of ATP even in the cyclic photophosphorylation, remember. Chemiosmotic theory, dark reaction in photosynthesis. ये कहाँ होता है, इसकी साइट क्या होती है? साइट स्ट्रोमा of the chloroplast, the liquid part of chloroplast, the matrix of chloroplast. इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या ये अंधेरे में होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब लाइट हो तो भी हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है ये, और एब्सेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है। सो हाउ वाज इट वेरीफाइड और टेस्टेड वेदर इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? बहुत आसान था इसको वेरीफाई करना, क्योंकि जब भी लाइट नहीं मिलती थी पौधे को, हट जाता था लाइट का सोर्स, तो कौन सा वाला
रिएक्शन थोड़ी देर के लिए चलता रहता था, उसके बावजूद भी, लाइट के जाने के बाद भी। डार्क रिएक्शन। मेल्विन कैल्विन इज द साइंटिस्ट who discovered the Kelvin cycle occurring in the dark reaction. Kelvin cycle को मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, और तभी इस साइकिल का नाम क्या दे दिया गया, कैल्विन साइकिल। और ये कैल्विन साइकिल क्या है, डार्क रिएक्शन ही है। डार्क रिएक्शन में ही हो रहा होता है ये रिएक्शन, ये साइकिल। और इसी को C3 साइकिल भी बोल देते हैं। ये जो कैल्विन साइकिल है इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, मोर एन द सेम थिंग। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैल्विन साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है स्टेबल, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से जो पहला इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड बनता है इस पूरे साइकिल में, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होता है, PGA 3 PGA कहते हैं उसको, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो क्योंकि ये 3 कार्बन का है तो इसको C3 साइकिल कहते हैं। इसी का दूसरा नाम डार्क रिएक्शन का है बायोसिंथेटिक रिएक्शन। हेयर ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ये दोनों कहाँ बने होते हैं? ये दोनों लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको याद हो। और इनको यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाता है ताकि कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स बन सकें, ग्लूकोज बन सके लास्ट में। मेल्विन कैल्विन और उनके कोवर्कर्स ने पूरा पाथवे खोज निकाला, और वो पाथवे था क्या, साइक्लिक मैनर में ऑपरेट करता था, उसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल, पता चला। और ये डार्क रिएक्शन का हिस्सा है, इसी को C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि पहला कार्बन जो फिक्स हुआ वो 3 कार्बन बनता है, यानी कि PGA ये बनता है। इसके कारण इसको C3 साइकिल कहा गया, इस वाले कंपाउंड के कारण जो पहला बना, ये 3 कार्बन कंपाउंड कहलाता है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैल्विन साइकिल को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला है कार्बोक्सिलेशन, द मोस्ट क्रूशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हेयर। जैसा कि नाम बता रहा है, कार्बोक्सिलेशन यानी कि इसमें RUBP की कार्बोक्सिलेशन होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ कंबाइन हो रही है, यानी कि कार्बोक्सिलेशन हो रही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है when it joins with RUBP, ribulose biphosphate, in the presence of an enzyme RUBP carboxylase oxygenase यानी रुबिस्को। क्या बनेगा, 3 PGA, पहला स्टेबल कंपाउंड इस साइकिल का। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल देते हैं इसको। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड। इसकी रिडक्शन होती है, अब ये रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH। NADPH कहाँ से आया, लाइट रिएक्शन का था ये प्रोडक्ट, ये वहाँ से आया। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ यूज़ हो रहा है, और NADPH यूज़ हो रहा है लाइट रिएक्शन का। कितने, 2 NADPH विल बी यूज्ड हेयर टू प्रोड्यूस 2 NADP, और ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ इसी वाले स्टेप में, सेकंड वाले स्टेप में ही। और क्या हो रहा है कि 2 ATP टूट रहे हैं, 2 ATP molecules are getting broken here into ADP and inorganic phosphate. How many? 2 molecules here in reduction process, second step of Calvin cycle. इससे क्या बना, फाइनली 3 PGA का बन गया PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसी का दूसरा नाम है ट्रायोज फॉस्फेट, जो NCERT में लिखा है, ट्रायोज फॉस्फेट कहते हैं इसको, दूसरा नाम
एक और नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. So don't get confused by the various terms used or names used by the various books. They are one and the same thing. All the three names are the same. तो ये कार्बोहाइड्रेट बन चुका है एक, और इसी से ही बनेगी शुगर. ये जो ग्लूकोज बना है C6H12O6 बन गया, और यही तो बनना था केल्विन साइकिल में. कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से फाइनली हमने कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर बनाना था, वही बन जाता है प्लांट्स में. तो प्लांट्स ने अपना फूड बना लिया है यूजिंग द CO2. लेकिन यहाँ पे 6 देख रहे हैं आप, 6 है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक यूज़ हुई है यहाँ पे. कितने साइकिल चलने पड़ेंगे ये 6 तक पहुँचने में? 6 साइकिल ऑफ केल्विन. हाँ, C3 साइकिल 6 बार चलेगा, गोला चक्का ये घूमेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तब जाके ये C6H12O6 बन पाएगा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है ना. तो ये 6 बार साइकिल घूमेगा टू फॉर्म 1 C6H12O6 फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. अब आगे क्या होता है? ये जो PgAl बन गया, कुछ तो इसने ये बना दिया C6H12O6, बाकी ये हिस्सा यूज़ हो गया इसका, बाकी वाला पार्ट थोड़ा सा जो और बना था वो PgL, बाकी वाला कहाँ यूज़ हो गया? थर्ड स्टेप में, यानी रीजनरेशन में. जैसा कि नाम बता रहा है रीजनरेशन, तो RUBP विल बी रीजनरेटेड इन दिस स्टेप, थर्ड स्टेप. रिबुलोज बाइफॉस्फेट दोबारा पैदा हो जाएगा, बन जाएगा, तभी तो साइकिल कंप्लीट हो गया. और ये साइकिल कहलाता है क्योंकि ये पैदा हो पाया, RUBP बन पाया दोबारा. किससे? PgAl से बना ये. और बीच में क्या था? ATP टूटा है. एट द एक्सपेंस ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल दिस RUBP हैज़ बिन फॉर्म्ड. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने ATP लग गए होंगे, हिसाब लगाएं. कितने कुल ATP, कितने कुल NADPH लगे हैं इसमें, कमिंग फ्रॉम द लाइट रिएक्शन बोथ ऑफ देम. और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लग गई, ये टोटल करते हैं. चलो हिसाब लगाते हैं इस साइकिल में कि ये बनाने में C6H12O6 कितना कितना लगा. कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लग गई? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स से 1 ग्लूकोज बना है. एक तो ये समझ में आ गया, दिखाई दिया है. और ATP काउंट करते हैं. ये एक साइकिल में देखो तो 2 ATP यहाँ यूज़ हुए हैं, 1 ATP यहाँ, तो कुल 3 ATP तो एक चक्के में, एक साइकिल में, केल्विन साइकिल में टोटल कितने चक्के घूमे हैं, साइकिल घूमे हैं? 6 बार साइकिल घूमेगा, तब जाके तो ये C6H12 बन पाएगा ना. तो 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं जी इससे. 6 दूनी 12, 6 तिया 18 molecules of ATP have been utilized here. ओके ओके. NADPH का हिसाब लगाते हैं. ये रहा यहाँ पे, ये टूटा है कितने? 2 NADPH. और कहीं नज़र आ रहे हैं हरे हरे ये NADPH मैंने बनाए हो? नहीं नहीं नहीं. तो 2 लिखते हैं यहाँ. 2 यूज़ हुए हैं NADPH एक साइकिल में, लेकिन साइकिल कुल कितने? 6 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि C6 बनाना है भाई हमने. तो 6 दूनी 12, 12 NADPH will be consumed, used for forming 1 glucose molecule, that is the food produced by the plant, which gets converted later into starch, storage product. क्या केल्विन साइकिल केवल C3 प्लांट्स में होगा, C4 में नहीं होगा? नहीं नहीं, केल्विन साइकिल सारे प्लांट्स में होता है. C3 में भी होगा, C4 में भी, दुनिया भर के प्लांट्स में पाएगा केल्विन साइकिल. जब साइंटिस्ट डार्क रिएक्शन को समझने की स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि CO2 प्रोड्यूसेस 3 PGA, यानी 3 कार्बन कंपाउंड,
व्हेन इट जॉइंस विद समथिंग। अब उनको ये समथिंग नहीं पता चल रहा था कि ये कौन सा कंपाउंड होगा जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर एक 3 कार्बन कंपाउंड बना सके। तो उन्होंने अपना लॉजिक लगाया साइंटिस्ट ने, भाई ये 1 कार्बन कंपाउंड है तो ये किससे जुड़ेगी, ये किससे जुड़ेगी कि 3 कार्बन बन सके। सोचना, अरे 3 - 1, 3 - 1 करके उन्होंने कहा अच्छा 2 कार्बन होगा कोई कंपाउंड, जिसको ढूंढो 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 चलो। तो वो किसके फेर में रहे, सारा टाइम वो 2 कार्बन कंपाउंड ढूंढते रहे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकले। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, दे रीच द कंक्लूजन दैट इट वाज अ 5 कार्बन कंपाउंड। जो ये क्वेश्चन मार्क था जो वो ढूंढ रहे थे, नहीं मिला था मिस्टर एक्स। ये क्या था भाई, ये 5 कार्बन बताना कौन सा था, कौन सा होगा। ये निकला RuBp, अ 5 कार्बन कंपाउंड जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बना रहा था ड्यूरिंग 1 साइकिल। तो फिर से केल्विन साइकिल ध्यान से देखते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं इसके। पहला कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। इसमें CO2 इज गेटिंग फिक्स्ड बाय कंबाइनिंग विद RuBp। एंजाइम का नाम है RuBp कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को, पूरा नाम इसका RuBp कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और शॉर्ट फॉर्म है रुबिस्को। 3 PGA बना है, इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं। 3 PGA क्या मतलब, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट, वन एंड द सेम थिंग। 3 क्यों बोला हुआ है इसको, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और सेकंड स्टेप यानी रिडक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं इसमें, कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनेंगे और 2 ATP कंज्यूम होते हैं इसमें एक साइकिल में, 2 NADPH कंज्यूम हो रहे हैं एक ही साइकिल में। ये दोनों कहाँ से आए, लाइट रिएक्शन से आए थे, ये बनकर पैदा हुए थे, ये वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स हैं ये लाइट रिएक्शन के। और इस प्रकार ग्लूकोज बन जाता है, यहाँ पर रिडक्शन के दौरान ग्लूकोज बन जाता है फ्रॉम द ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल। मतलब 3 PGA से क्या बना था, 3 PGA से बना था ट्रायोस फॉस्फेट, ये जो PGAL है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कह लो या ट्रायोस फॉस्फेट कह लो, ये बना था। इसी से ही ग्लूकोज बन गया था और बाकी जो ये बचा था वो आगे चल पड़ा ये, और इसने रीजनरेट कर दिया RuBp को, रीजनरेट कर दिया। RuBp क्या है, रिबुलोज बिस फॉस्फेट, इसका नाम है एक्चुअल, रिबुलोज बिस फॉस्फेट कहते हैं इसको, RuBp को। फुल फॉर्म ऑफ RuBp, रिबुलोज बिस फॉस्फेट। Regeneration, third step. RuBp comes back in the cycle and continues, the cycle continues. 1 ATP is used in regeneration process. 6 साइकिल ज़रूरी होते हैं केल्विन साइकिल के for 1 C6H12O6 molecule of glucose production. So what is the site or the venue of all this occurring? The dark reaction, द केल्विन साइकिल, ये सब कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है स्ट्रोमा में। ये देखिए, ये तो पड़े हैं थाइलाकॉइड्स, यहाँ तो हो गया लाइट रिएक्शन, लेकिन ये जो पानी पानी है ना स्ट्रोमा, यहाँ पर हो रहा है ये सब डार्क रिएक्शन, जो सारे फोटोसिंथेटिक पौधों में, प्लांट्स में होता ही है, चाहे वो C3 हो या फिर वो C4 प्लांट्स। कहीं कहीं पर ग्लिसरॉल बन सकता है या फिर फैटी एसिड्स
भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं ऑफ केल्विन साइकिल। और 6 कार्बन डाइऑक्साइड से बना है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ट्राई टू रिमेंबर 18 ATP and 12 NADPH are used in production of one glucose molecule। साइंटिस्ट को डार्क रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था, एक समय ऐसा भी था, और उनको सीरीज ऑफ स्टेप्स नहीं पता थे कि CO2 अल्टीमेटली किन स्टेप्स से गुजरती है और जाकर C6H12O6 बनता है। भाई क्या होता है बीच में, ये जो सारे बीच के स्टेप्स थे ना, यही तो पता चला कि ये पूरा एक साइकिल है और इसको केल्विन साइकिल नाम दिया गया, C3 साइकिल। लेकिन इसके स्टेप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड, ये किसने पता लगाए? मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने अपने कोवर्कर्स की मदद के साथ मिलकर, असिस्टेंस के साथ। और इन्होंने इसमें किया क्या? केल्विन का फेमस एक्सपेरिमेंट था, सेटअप। उसने इसको लॉलीपॉप भी कहते थे क्योंकि इसकी शक्ल देखो, एकदम देखने में लॉलीपॉप टाइप की है, ये देखो ऐसे। तो इसमें इन्होंने डाला कार्बन 14 का यूज़ किया, और कार्बन 14 का जो आइसोटोप है ना, आपको पता है कार्बन 12 होता है नॉर्मल, लेकिन 14 वाला क्या है? आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो उसको यूज़ किया गया यहाँ पे, यानी कि रेडियो आइसोटोप्स की मदद से लेबलिंग की गई, पता लगाया गया, और CO2 बनाई गई, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर था ये कार्बन 14 डाला हुआ। ऐसी वाली CO2 जो कि रेडियो एक्टिव थी। इस वाली आइसोटोप वाली CO2 को किसको दिया गया? एल्गी को दिया गया, ताकि वो एल्गी ले सके उसको। आपको पता है कि CO2 को लेके वो खाना बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। लाइट भी पर्याप्त दे रहा था, ये लोग लाइट भी दे रहे थे किसी भी रूप में, और न्यूट्रिएंट मीडियम में एल्गी रखी हुई थी। अब एल्गी का क्या काम था कि जैसे CO2 मिले तो खाना बनाना जी शुरू, खाना बनाना एल्गी ने शुरू किया। इन्होंने चालाकी क्या की मेल्विन केल्विन एंड वर्कर्स ने, कि छोटे छोटे समय पर, थोड़े थोड़े समय के अंतरकाल पर हॉट अल्कोहल में इसके प्रोडक्ट्स को डाल देते थे, एल्गी को डाल देते थे, और उसको आइसोलेट करके टेस्ट करते थे कि अरे भाई इसके अंदर क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी थी तो उससे कंपाउंड पता चल जाता था भाई क्या बना है, अब की बार क्या बना है। अच्छा जी, थोड़े टाइम बाद फिर एल्गी को, थोड़े से एल्गी को ले लिया, थोड़े टाइम फिर एल्गी को सैंपल को ले लिया। ऐसे टाइम टू टाइम, बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद एल्गी के सैंपल उठाते रहे ये सैंपल्स। क्या चेक करने के लिए? द वेरियस कंपाउंड्स विच वर बीइंग formed, the intermediates which were being formed during this formation of C6H12O6। ऐसे करके उन्होंने पूरा साइकिल निकाल डाला, सारे उनको डिस्कवर हो गए कंपाउंड्स, क्योंकि वो हीट किल कर रहे थे, हॉट अल्कोहल से एल्गी को मार देते थे। तो वहाँ पर एल्गी की स्टेज रुक जाती थी, उसकी आगे ग्रोथ नहीं होती थी, वो जितना कंपाउंड बना है वो बना ही रह जाता था, और रुक गया ना वो एक बारी मरने से, हॉट अल्कोहल ने उसको किल कर दिया एल्गी को। तो किल कर करके टाइम लैप्स के बाद, सैंपल्स लेके उन्होंने पूरा साइकिल, केल्विन साइकिल डिस्कवर किया था।